बात करेंगे, इन्वायरमेंट स्टडीज ईवीएस की बात करेंगे। और ईवीएस की पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेट एग्जाम को फतेह करना है, पात्रता परीक्षा को फतेह करना है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके 30 एमसीक्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में। सभी को कमेंट करके बताना है कि 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका क्या फीडबैक होने वाला है। आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न को देखते हैं। और पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आया हुआ है। ये टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न था। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और कमेंट करना है। समान जन्म दर और समान मृत्यु दर के कारण होने वाली शून्य जनसंख्या वृद्धि को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि, जनसांख्यिकीय संक्रमण, प्रजनन दर या प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। समान जन्म दर और समान मृत्यु दर के कारण होने वाली शून्य जनसंख्या वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं प्रतिस्थापन स्तर। जब जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो जाती है तो जनसंख्या न बढ़ती है न घटती है, इसे शून्य जनसंख्या वृद्धि या प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। शून्य जनसंख्या वृद्धि भी बोला जा सकता है या प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं, दोनों प्रकार से हम बोल सकते हैं। सेकंड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रयोग मूल्यांकन के संकेतकों में एक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग संकेतक के आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्र पढ़ना, रचनात्मक लेखन, प्रदर्शन या हस्तपरक गतिविधि या रचनात्मकता में संलग्नता। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं, आप सभी को प्रणाम नमस्कार करते हैं। साथियों, प्रयोग मूल्यांकन के संकेतकों में से एक माना जाता है वह प्रयोग जो संकेतक के आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका होता है वह कहलाता है हस्तपरक गतिविधि या रचनात्मकता में संलग्नता। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि रचनात्मकता में संलग्नता यह प्रयोग संकेतक के आकलन के लिए बच्चों का स्वयं अपने हाथों से गतिविधि करना सबसे उपयुक्त होता है। हस्तपरक या रचनात्मकता मतलब बच्चे जो होते हैं अपने हाथों से, स्वयं के हाथों से गतिविधि करते हैं, सबसे उपयुक्त मानी जाती है और सबसे बेस्ट मूल्यांकन माना जाता है। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा कि ईवीएस शिक्षक को क्या चाहिए। मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका और ईवीएस के आप लोग अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन के। तो आप बच्चों की धारणा को स्वीकार व सम्मान करेंगे, माता पिता के विचारों को स्वीकार उनका सम्मान करेंगे, प्रयोग पर विशेष रूप से ध्यान देंगे या पुस्तकों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। ध्यान देना, आप ईवीएस के शिक्षक हैं तो आपको क्या करना, बच्चों की धारणा को स्वीकार करना है व सम्मान करना सबसे बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि एक ईवीएस शिक्षक को बाल केंद्रित शिक्षा के तहत बच्चों के अनुभव और विचारों को महत्व देना चाहिए। किसके अंतर्गत? बाल केंद्रित के अंतर्गत बच्चों के शिक्षा अनुभव और विचारों को महत्व देना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपको अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यदि एक प्राथमिक छात्र ईवीएस की अवधारणा को अच्छी तरह से समझता है लेकिन लिखते समय समस्याओं का सामना करता है, वह किस समस्या का सामना करता है? डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया या डिसकैल्कुलिया या ऑप्शन नंबर डी डिसग्राफिया। और आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग कि लिखने संबंधी यहाँ पे क्या कह रहा है, लिखते समय समस्याओं का सामना कर रहा है मतलब डिसग्राफिया, बोलने संबंधी डिसलेक्सिया, जोड़ना घटाना संबंधी डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ हो रहा है तो डिसकैल्कुलिया बोल देते। और ये विकार है जो एग्जाम में इनसे संबंधित एक प्रश्न तो रखा हुआ है। अगला, दी गई जलवायु परिस्थितियों में से भारत में भवन संरचना पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? गर्मी के दिन, धूल भरी आंधी, आर्द्रता या भारी बारिश। वह जलवायु जो परिस्थितियों में भारत में भवन संरचना, जो हमारे घरों पे मकान बनते हैं, वो जो संरचना होती है सबसे बुरा प्रभाव भारी बारिश। क्योंकि अत्यधिक वर्षा से इमारतों की नींव, दीवारें, छत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। तीनों पार्ट, नींव, छत, दीवारों, तीनों पार्टों को नुकसान पहुंचता है भारी वर्षा से। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील रेडियोधर्मी आइसोटोप का भंडारण होता है? रेडियोधर्मी ढाल, रेडियोधर्मी शीतलक, रेडियोधर्मी अपशिष्ट या रेडियोधर्मी रिएक्टर की बात करें। सभी कमेंट कीजिए मेरे सभी ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना। हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप करें 9630689598।
9630689598। ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है हमारे। इस व्हाट्सएप पे जैसे आप हाय हेलो टॉपर नोट्स कुछ करेंगे, हमारी जो टीम है आप तक के टर्म्स एंड कंडीशन को भेजेगी। उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। ये टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और सुदृढ़ बना देंगे, मजबूत कर देंगे। और अपने टेट एग्जाम को 101% फतेह करना है, टीटी क्वालिफाइड करना है, तो ये टॉपर नोट्स आपकी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये टॉपर नोट्स सारी टॉपिक को कवर किया गया जो एग्जाम में जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जल में घुलनशील रेडियोधर्मी आउटोसोप का जो भंडारण होता है तो सभी लोग जानते हैं वह होता है रेडियोधर्मी अपशिष्ट। जल में घुलनशील रेडियोधर्मी आइसोटोप मुख्य रूप से परमाणु अपशिष्ट में पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर कर लेना है। आइए बढ़ते हैं, आपके बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है। प्यारा सा प्रश्न है तो प्यारा सा सभी लोग फीडबैक करना है कि राजस्थान में वर्षा जल संचयन, जिसे स्थानीय रूप से जाना जाता है खाली स्थान जहां बारिश के पानी को जमा करने के लिए घर के पास बनाया जाता है, टांका, शिवगंगा, जोहड़ या समुद्र। सभी लोग बताइए क्या बोला जाता है। थोड़ा माइंड की मेमोरी पर जोर डालिए और जोर डालने के साथ साथ सभी को कमेंट करना है। ये नहीं आपके स्टेट लेवल तो अदर टीट एग्जाम का नहीं पूछा जाएगा, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाता है ईवीएस। ये ध्यान देना सभी लोगों को, कन्फ्यूजन में नहीं रहना। तो राइट आंसर होगा टांका। राजस्थान में घर के पास वर्षा जल संचयन, जिसे पानी की टंकी कहते हैं, इसके लिए बनाया जाने वाला मुख्य पारंपरिक ढांचे के टांका होता है। टंका ये एक ढके हुए टैंक की तरह होता है, यानी कि यह भूमिगत टैंक है जिसे घरों के आंगन या मुख्य भाग में बनाया जाता है। उद्देश्य इसका क्या होता है कि छतों या ढलान से बारिश से पानी को इसमें इकट्ठा किया जाता है ताकि साल भर पीने का पानी मिल सके। और पारंपरिक जल संरक्षण जोहड़, बेरा, नाड़ी, ये भी एक पारंपरिक जल संरक्षण है, लेकिन अलग अलग राज्यों में बोला जाता है, लेकिन राजस्थान में हमारा टांका बोला जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा कि औद्योगिक आपदाएं किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है? भौतिक, जानबूझकर, आकस्मिक या दूरदर्शी आपदाएं। औद्योगिक आपदाएं किस प्रकार की आपदा का उदाहरण कहलाती हैं? तो औद्योगिक जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? औद्योगिक मतलब आकस्मिक। औद्योगिक दुर्घटना आमतौर पे अचानक या अनपेक्षित रूप से होती है, इसलिए हम आकस्मिक आपदा की कैटेगरी पर इसे रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकांश लोगों की मुख्य फसल कौन सी है? चावल, आलू, धान, मक्का। भारत में अधिकांश लोगों की फसल, ये कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बेस्ड की बात करें तो, कि भारत में अधिकांश लोगों का मुख्य फसल कौन सी है? चावल, आलू, धान, मक्का। नीचे कमेंट बॉक्स है, सभी टीचर्स को कमेंट करना है, सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को कमेंट करना है। तो सभी लोग जानते हैं धान अर्थात चावल। अब देखिए धान चावल दोनों दिया गया है, अब इसमें कन्फ्यूजन है कि धान करें कि चावल करें। तो यहाँ पे ईएसवी ने चावल को सही माना है कि भारत की कुल जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा चावल को मुख्य भोजन के रूप में उपयोग करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नारियल की करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? बिहार, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल। जब भी टेपियोका की बात करते हैं, नारियल तो साउथ एरिया में होता है, और साउथ एरिया मतलब केरल। केरल में नारियल और टेपियोका अर्थात साबूदाना या कसावा प्रचुर मात्रा में होता है, जो वहाँ का लोकप्रिय भोजन है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कि उस मृदा अपरदन के प्रकार का नाम बताइए जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा ऊपरी मिट्टी के क्रमिक रूप से हटने के कारण होता है। त्वरित क्षरण, भूगर्भीय क्षरण, शहरीकरण या जल भराव। सारे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, सारे ऑप्शन को देखकर समझकर सभी को कमेंट करना है। ये वो समय है, आपको प्रिपरेशन का बहुत समय है, बहुत अच्छा समय है, 2 महीना समय मिल गया है, ये बहुत ही अच्छा समय आप सभी के लिए तैयारी करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? उस मृदा अपरदन का नाम जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा ऊपरी मिट्टी के क्रमिक से हटने के कारण होता है उसको हम भूगर्भीय क्षरण कहते हैं। इसे प्राकृतिक या सामान्य क्षरण भी कहा जाता है, जिसमें प्राकृतिक कारणों से ऊपरी मिट्टी धीरे धीरे हटती रहती है। ये एक धीमी प्रक्रिया होती है जो मिट्टी के निर्माण और उसके हटने के बीच संतुलन बनाए रखती है। त्वरित क्षरण मतलब क्या होता है? यह मानवीय गतिविधि या तेजी से होने वाले बदलाव के कारण त्वरित क्षरण होता है। शहरीकरण
यह मिट्टी के कटाव को बढ़ाने वाली एक मानवीय प्रक्रिया है, ना कि प्राकृतिक मृदा अपरदन है। और जल भराव, यह मिट्टी में पानी भरने की स्थिति जो अपरदन का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे अपरदन का प्रकार आपका भूगर्भीय क्षरण कहलाएगा, जो एक धीमी प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे व्यापक वह कौन सा है जिसमें मानसून वन भी कहा जाता है? कांटेदार जंगल, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मोंटेन वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? चारों हैं, चारों को समझना है, क्योंकि आपको होता है चारों प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है, इस बार आपका दूसरे से पूछेगा, हो सकता है अदर ऑप्शनों से पूछ लिया जाए। तो भारत का सबसे व्यापक वन होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, न कि सदाबहार। यहाँ पे पर्णपाती वन सही होगा, जिसे मानसून वन भी कहा जाता है। इनमें जो वनों में वर्षा जो है लगभग 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा मिलती है। यहाँ पर ये वन जो होते हैं साल में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, जिसे सागौन, साल, पीपल ये पेड़ आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है? मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़? सभी लोग बताइए। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है? सभी लोग जानते हैं कहाँ पर स्थित है, गुजरात। गुजरात कहाँ है? अहमदाबाद। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। उपग्रहों के लिए पेलोड डिजाइन करना, अंतरिक्ष तकनीकी का समाज के विकास के लिए उपयोग करना यहाँ पे मुख्य कार्य होता है। तो अहमदाबाद नोट कर लेना है। और अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह किसकी भारी मात्रा की उपस्थिति कारण लाल रंग दिखाई देता है? आयरन, कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम सल्फेट? बहुत ही अच्छा प्यारा सा प्रश्न है। सभी लोग जानते हैं मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड है। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड जंग या लोहा की अधिकता के कारण यहाँ लाल दिखाई देता है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। लोहे में जंग लगता है, आयरन ऑक्साइड होता है। GNSS का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, अर्थात वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली। GNSS उपग्रहों के समूह का उपयोग करके भूस्थानिक स्थिति प्रदान करने वाली एक वैश्विक प्रणाली कहलाती है। तो वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर है? देहरादून, जोधपुर, गुजरात, नई दिल्ली? तो जब भी सुदूर संवेदन संस्थान की बात की जाती है तो दूर तो है, लेकिन देहरादून में है। दूर दून, यहाँ पे दूर है तो यहाँ पे दून है, अर्थात भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS देहरादून कहाँ पर है? देहरादून कहाँ पर है, किस राज्य पर है? उत्तराखंड, याद रखिएगा। अगला, पृथ्वी सौर मंडल का खाली स्थान सबसे बड़ा ग्रह है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा? सभी लोग बताइए। और ग्रहों से कोई भी प्रश्न आ सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी में से यही आएगा। पृथ्वी पूछ लिए जाए, अन्य ग्रह भी पूछे जा सकते हैं, तो सभी को क्रम पता होना चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम सभी के दिमाग में बैठा रहना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड कहीं भी घूम सकता है। लेकिन आपको एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना है, रीड करना है, स्थिर करना है और सही तरीके से प्रिपरेशन और तैयार करना है। सबसे बड़ा ग्रह तो सभी लोग जानते हैं बृहस्पति होता है। अगर बड़े ग्रह में पूछा जाए तो कौन होगा? बृहस्पति। फिर दूसरे नंबर पर आता है शनि, तीसरे में आता है अरुण, चौथे में आता है वरुण और पांचवें में आता है पृथ्वी। ठीक है, सभी लोग समझ गए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी का निकटतम ग्रह पड़ोसी कौन है भाई? पृथ्वी का निकटतम ग्रह पड़ोसी कौन है? सभी बताइए फटाफट, समय रहते जवाब आना चाहिए। और वह शुक्र। शुक्र पृथ्वी के सबसे करीब स्थित है, इसलिए शुक्र को सही कर लेना है।
सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो बांध हो गए, नेशनल पार्क हो गए, यहाँ से प्रश्न आते हैं, अभयारण्य से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध, नदी, बांध से प्रश्न आता है। और जब भी सरदार सरोवर की बात की जाती है, सा से सरदार और गा से गुजरात। सरदार में 4 शब्द, गुजरात में 4 शब्द। सरदार सरोवर बांध गुजरात की किस नदी पर बना हुआ है? तो यह बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मिट्टी कंकड़ परत में मौजूद होता है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, मिट्टी कंकड़ परत में गंधक, हाइड्रोजन, कैल्शियम, जस्ता क्या होता है? कैल्शियम होता है। मिट्टी की कंकड़ परत में कैल्शियम कार्बोनेट की जमावट सबसे अधिक होती है। CaCO3 आपने पढ़ा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आइए देखते हैं प्यारा सा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं होता है? तो ये तो भली बात ही जानते हैं आप लोग कि वनों की कटाई मृदा अपरदन है। हवा, बाढ़, ये तीनों क्या है? मृदा अपरदन। हवा से भी मिट्टी उड़ती है, बाढ़ से भी होता है, लेकिन मध्यम धूप से मृदा अपरदन कोई कारण नहीं। इसलिए कार्य क्वेश्चन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई धूप तेज करे, मध्यम करे, इससे धूल थोड़ा उड़ना है। आइए देखते हैं निम्नलिखित इसमें कौन सा है मोटा अनाज? मक्का, बाजरा। केवल 1, केवल 2। मोटा अनाज बताइए। मोटा अनाज मक्का, बाजरा दोनों होते हैं, दोनों ही मोटे अनाज हैं, दोनों ही मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो अनाज से एक प्रश्न जरूर आता है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई? वह दोस्तों सभी लोग बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो पुस्तक लिखी गई इनमें से वह कौन सी है? अष्टधाई, नौकाडूबी, यूटोपिया या सत्यार्थ प्रकाश? अगर हमें ना पता हो तो सोचिए, स्वामी दयानंद सरस्वती आखिर हैं कौन? इनका व्यक्तित्व क्या है? इनके व्यक्तित्व से रिलेटेड भी आप यहाँ पे बता सकते हैं और सही कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सत्यार्थ प्रकाश, डी ऑप्शन हो। इस ग्रंथ की रचना इन्होंने 1875 में की, जिसमें आर्य समाज के सिद्धांत और वैदिक धर्म के सत्य का वर्णन हुआ। अष्टधाई की बात करें, यह महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नौकाडूबी यह प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास है जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई। यूटोपिया यह राजनीति और सामाजिक दर्शन पर आधारित पुस्तक थॉमस मोर द्वारा लिखी गई। तो अष्टधाई के लिखने वाले महर्षि पाणिनि, नौकाडूबी को लिखने वाले प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर, यूटोपिया को लिखने वाले राजनीतिक सामाजिक दर्शन थॉमस मोर, और सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। किसी भी प्रकार से आए आपसे A to Z बनना चाहिए। लहो किस राज्य का नृत्य? गोवा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय। सभी राज्यों के लोक नृत्य पता होना चाहिए, नृत्य पता होना चाहिए, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और माँ से मेघालय और ला से लहो। मेघालय की जनजातियाँ जैनतिया जनजाति के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है लहो। अगला है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई के निकट, अहमदाबाद के निकट, कोलकाता के निकट, बेंगलुरु के निकट। तो भारत में पहली सूती मिल जो है कहाँ पे हुई? कोलकाता के निकट। आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर, किसमें हुआ? फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। सभी लोग समझ गए? आइए देखते हैं, प्यारा सा प्रश्न अगला दिया गया है। प्यारा सा फीडबैक सभी को करना है। परियोजना पद्धति का प्रशिक्षण तत्व किसके द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? ये पेडागोजी का प्रश्न है EVS का, कि परियोजना जो पद्धति होती है इसका प्रशिक्षण तत्व किसके लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? प्रयोग करने की स्वतंत्रता पर, अपने पर्यावरण के अनुकूल करने के लिए सामाजिक समायोजन, बेस्ट ऑप्शन है, भावात्मक रूप से सक्रिय या आत्मदिशा। देखिए भावात्मक आत्म प्रयोग करने की स्वतंत्रता, लेकिन अपने पर्यावरण को अनुकूलित करने के लिए सामाजिक समायोजन सबसे बेस्ट ऑप्शन दे रहा है। तो ऑप्शन को ध्यान में रखकर भी हम सही आंसर लगा सकते हैं, और यही चीज़ जिसने सीख ली, टेट एग्जाम पास करना, क्वालिफाइड करना, क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है। परियोजना पद्धति को उपयोग करके
शिक्षार्थी बालक बालिका के निम्नलिखित में से कौन सा कौशल बढ़ाया जा सकता है? शारीरिक शक्ति, सहन शक्ति, अनुसंधान और अवलोकन या कठोरता। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी परियोजना पद्धति की बात की जाए, इनमें उपयोग करने की बालक बालिका में जो कौशल बढ़ाया जा सकता, भाई जब परियोजना पद्धति को उपयोग करेंगे कौन सा कौशल बढ़ेगा, ये सोचिए पहले। तो वह होगा अनुसंधान और अवलोकन, क्योंकि परियोजना कार्य में छात्र स्वयं डेटा एकत्र करता है और निरीक्षण करता है, जिससे उनके अनुसंधान कौशल का विकास होता है। तो परियोजना का मतलब होता है अनुसंधान और अवलोकन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? भारत, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, जापान। प्राकृतिक रूप से केवल भारत के गुजरात के राज्य में, जहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, यह आपने देखा होगा। और कई बार राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेर, चीते, इनसे प्रश्न आएंगे। अभी मध्य प्रदेश में चीते छोड़े गए, कितने चीतों की संख्या है, ये संभावित प्रश्न है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो भारत में एशियाई शेर केवल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित गिर के जंगल में पाए जाते हैं। ध्यान रहेगा सभी लोगों को। आइए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न। कह रहा IASE का पूर्ण रूप बताइए। IASE मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। शिक्षा में उच्चतम अध्ययन अनुसंधान के एक प्रमुख संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है बहुत ही प्यारा सा कि किस नक्शा या मानचित्र को किसी स्थान की भौगोलिक विशेषताओं का मॉडल माना जाता है? समतल, सचित्र, राहत नक्शा या मनोरेखा। सभी लोग बताइए। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और प्यारा सा प्रश्न है तो प्यारा सा फीडबैक तो सभी लोग करेंगे यहाँ पे। चलिए आइए सभी लोग फीडबैक करते हैं प्यारा सा, कि वह नक्शा या मानचित्र को किसी स्थान की भौगोलिक विशेषताओं का मॉडल माना जाता हो, और वह कहलाता है राहत नक्शा। राहत नक्शा किसी स्थान की भौगोलिक विशेषता उनकी सतह के उभार या ढलान को त्रिआयामी अर्थात 3D रूप में दिखाता है, इसलिए इसे वास्तविक ज़मीन का मॉडल मानते हैं। जो समतल नक्शा होता है यह ज़मीन के उभार को नहीं दिखाता है, और जो सचित्र नक्शा होगा यह केवल चित्र या दृश्यों को पर ध्यान केंद्रित करता है, और जो मनोरेखा होता है यह भौगोलिक संदर्भ में सही नहीं होता। तो राहत नक्शा होता है रिलीफ मैप होता है, यह पहाड़ और घाटियों को ऊंचे नीचे स्वरूप को साफ तौर पर दर्शाता है, वह कहलाता है राहत नक्शा। तो ये रहे आपके टॉप 30 MCQs। इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका क्या फीडबैक रहा, सभी को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। और प्रत्येक PY की सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए, सभी सब्जेक्ट की चल रही है, सभी सब्जेक्ट को तैयारी कीजिए और टेट एग्जाम को आसानी से क्वालिफाइड कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। तो धन्यवाद सभी साथियों का, मिलते हैं आपके अगले सेशन पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।